हेलो दोस्तों, वंदे भारत चाय में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल के 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को जाना था। इस वीडियो में हम 20 और क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं और उनके आंसर्स को जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को जानते हैं। पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट करंट के सर्किट में ए करंट का मान समय के साथ बदलता है, बी करंट का मान और दिशा समय के साथ बदलता है, सी करंट का मान स्थिर रहता है, डी करंट का मान और दिशा समय के साथ स्थिर रहता है। तो इसका आंसर होगा डी, करंट का मान और दिशा समय के साथ स्थिर रहता है। डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, जिसमें मान और दिशा दोनों समय के साथ स्थिर ही रहते हैं, जबकि वही अल्टरनेटिव करंट जिसे कहते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा, उसमें ये चीज़ नहीं होता। उसमें समय के साथ उनकी मान और दिशा दोनों बदलती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। पानी की बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बने तो कौन सी सप्लाई है? ए वेरी लो करंट, बी एसी, सी बीसी, डी डीसी। तो इसका आंसर होगा डी डीसी। जब आप पानी की कोई बाल्टी लें या कोई भी चीज़ लें जिसमें पानी हो और उसमें बिजली के दो तार डालेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके जो आसपास है बुलबुले फेंकने लगे हैं, तो समझ जाइए कि वो डीसी करंट है। अगर आप एसी पे करते हैं तो ये चीज़ नहीं होता है एसी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लोड स्विच ऑन किए जाएं तब लोड का कुल रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ए सामान्य रहता है, बी घटता है, सी बढ़ता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी घटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो हमारे घरों में वायरिंग की जाती है वह होती है समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल। और पैरेलल आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीरीज़ में जब रेजिस्टेंसों को जोड़ते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो घटता है। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे घरों में कि जब वायरिंग करते हैं तो पैरेलल में होती हैं। तो हमारे जितने घर में उपकरण लगे तो उनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही होता है। तो उन प्रतिरोधों को जब पैरेलल में जोड़ा जाए तो उनका रेजिस्टेंस कम होगा। देखिए, जो मैंने बताया तो वही चीज़ है कि हमारे जो घरों में लैंप होती हैं इस तरह जुड़ती हैं पैरेलल में, और उनका वोल्टेज समान पर करंट अलग होता है, तो जिसके वजह से उनका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है पैरेलल होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करने पर से प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है तो कौन सी सप्लाई होती है? ए एसी, बी बीसी, सी डीसी, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डीसी। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए दोस्तों, आपने घरों में देखा होगा कि एसी सप्लाई में जब भी हमने कोई बल्ब या कुछ भी लगाया होगा वो तुरंत कट जाती हैं, क्योंकि उसमें पावर वापस हो जाती है। जबकि डीसी सप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता है। डीसी सप्लाई में आप लगाएंगे जब भी तो देखेंगे धीरे धीरे बंद होती हैं, तो यही कारण होता है कि डीसी में जलती रहती हैं। पाँचवा, 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? ए 22 ओम, बी 2.2 ओम, सी 0.5 ओम, डी 20 ओम। इसका आंसर होगा ए 22 ओम। कैसे? देखिए, यहाँ पे जो पी दे दिया था 2.2 किलो ओम, अब उसे हम किलोवाट में दे दिया था, तो उसे हम चेंज करते हैं तो 2200 वाट हो गया। अब वोल्टेज दे दिया था 220 वोल्ट। अब आपको ये सूत्र पता होगा पावर का कि मतलब शक्ति का P बराबर V²/R, मतलब वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में प्रतिरोध का। तो अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध को इस साइड भेजते हैं और P को इधर, तो R बराबर होता है V²/P। तो आप दोनों जगह मान रख देते हैं, तो भी जगह पे 220 200 गुणे 220 कर दिए वर्ग है, और नीचे में 2200 P की जगह पे लिख दिए। अब यहाँ काटने पे पूरा तब आता है 22 ओम, तो इसीलिए आंसर ए हो गया है 22 ओम। क्वेश्चन नंबर छठवां, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार ए ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है, बी वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग शून्य होता है, सी वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग
प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। डी, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग माइनस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। तो इसका आंसर होगा सी, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। ये आपने किरचॉफ के दोनों नियम देखे होंगे, जिसमें ये दूसरा नियम है जिसे कहते हैं केवीएल, और एक होता है केसीएल जिसे करंट लॉ कहते हैं, इसे वोल्टेज लॉ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती हैं। ए, वोल्टेज स्रोत और चालक, अचालक तथा एमीटर। बी, वोल्टेज स्रोत एवं चालक। सी, वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं रेजिस्टेंस। डी, वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं फ्यूज। तो देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है। इसमें देखिए कह रहा है कि करंट प्रवाह मतलब कि आपका कोई परिपथ हो बनाए, तो उस परिपथ में न्यूनतम से मतलब कम से कम क्या सामान लगाएं कि उसमें धारा प्रवाहित हो जाए, तो वही इसमें पूछ रहा है। तो देखिए वो दोस्तों, वोल्टेज स्रोत और एक चालक आप लगा देंगे तो उसमें धारा पूरी तरह से प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि अब एक वोल्टेज स्रोत मतलब समझ लीजिए एक बैटरी ले लिए हैं और उसमें एक तार बिछा देंगे तो चालक तभी धारा प्रवाहित होगी, तो क्योंकि ऐसे नहीं प्रवाहित होगी। और अधिक से अधिक लगाना हो तो आप उसमें स्विच लगा सकते हैं, लाइट लगाएंगे और बहुत सारी जो भी उपकरण हैं वो लगाइए आप, तब जलेगी। तो ये बहुत सारी, तो इसीलिए आपको न्यूनतम से न्यूनतम चीज़ें पूछा है। तो आंसर इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ए, फेरों की संख्या बढ़ाकर। बी, पतले तार का प्रयोग करके। सी, क्रोड सामग्री बदलकर। डी, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, फेरों की संख्या बढ़ाकर, बी पतले तार का प्रयोग करके। ये कैसे होगा देखिए सूत्र, इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए, जहाँ आर होता है रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, एल जो होता है वह तार की लंबाई होती है, और ए हो जाता है वो तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आप प्रतिरोध आर ये, तो देखिए अब लंबाई में आप जितनी भी वृद्धि करेंगे रेजिस्टेंस प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, और जितना घटाएंगे उतना ही घटेगा प्रतिरोध। अब उसका तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है आप ए जितना भी बढ़ाएंगे आप आर उतना ही घटेगा, और ए जितना भी घटाएंगे आप आर उतना ही बढ़ेगा। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्न द्वारा बढ़ाया जाता है, मतलब बोला है बढ़ाने के लिए। तो आप किससे किससे बढ़ा सकते हैं, तो फेरों की संख्या बढ़ाकर, मतलब फेरों की संख्या जब बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, जितना फेरे बढ़ाएंगे तो उतनी लंबाई बढ़ेगी। तो एल मतलब एल हो गया, और पतले तार का प्रयोग करके मतलब कि उसका ए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप जितना भी घटाएंगे उतना उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और बड़ा मोटा करेंगे तो घटेगा। तो इसीलिए आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 9, लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिमाण है। ए, आवेश। बी, प्रेरित धारा। सी, ऊर्जा। डी, प्रेरित ईएमएफ। तो इसका आंसर होगा सी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10, 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है। ए, सफ़ेद। बी, लाल। डी, सी, काला। डी, नीला। तो इसका आंसर होता है काला। देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि 3 फेज 4 तार, तो ये आपने देखा होगा 3 फेज 4 तार की जो केबलें होती हैं उसमें तो उसमें आर वाई बी, तो आर वाई बी जो होती हैं वो फेज होती हैं, जो नीचे की होती हैं वो ब्लैक होती है, काला कलर वो होता है न्यूट्रल के लिए। तो उसी लिए आर वाई बी मतलब रेड, येलो, ब्लू, तो ये तीनों जो हो गई वो फेज तार के लिए होती हैं। तो आपने नहीं देखा होगा तो आप पोल पे या कहीं भी सब स्टेशन हो या कहीं भी हो तो जहाँ पे केबलें होंगे वहाँ पे देख लीजिए। 11, उच्च वोल्टेज टर्मिनल ट्रांसमिशन लाइन से सबसे ऊपर का चालक होता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च जो वोल्टेज होता है लाइन जाती हैं ट्रांसमिशन की, उसमें सबसे ऊपर की जो चालक होती है वो कौन सी होती है। ए, आर फेज चालक। बी, बी फेज चालक। सी,
वाईफाई चालक, डी अर्थ भूसंपर्कित चालक। तो इसका आंसर होगा डी अर्थ मतलब भूसंपर्कित चालक। आपने अपने आसपास में जो ट्रांसमिशन लाइनें होंगी मतलब कि जो ट्रांसमिट करती हैं 220 132 इन सब केवीओ को वोल्टेज को ट्रांसफ़र करती हैं, तो उसमें देखेंगे आप लोग 5 तार गई होती हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली तार होती है उन सबसे चारों तारों के नीचे वाले तारों से पतली होती हैं। तो जो ऊपर वाली होती है वो अर्थिंग होती है, तो उससे आप ग्राउंड में कर सकते हैं कि जना अगर कोई आकाशीय बिजली या गलती से कोई तार फॉल्ट हो गया, पोल में लाइन आने लगा, तो वो तुरंत उन विद्युत को ज़मीन में नीचे प्रवाहित कर दे, तो उसके लिए वो लगाई जाती हैं। और बीच में जो 3 होती हैं वो आपकी फेज होती हैं RYB, और जो नीचे होती है वो न्यूट्रल होती है। तो ये हैं तारें। क्वेश्चन नंबर 12वां, कूलम के नियमानुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल। कूलम का जो नियम है उन्होंने एक नियम दिया था जिसमें अब पूछ रहा है कि 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, कितना होता है। ए, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी, निर्वात की परावैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सी, निर्वात की परम वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। देखिए कैसे, इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, जहाँ Q1 और Q2 2 आवेश हैं। तो देखिए इसमें पहला बोला था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो देखिए Q1 और Q2 2 आवेश हैं तो उनका गुणनफल हो गया। अब R स्क्वायर जो है आवेशों के बीच की दूरी है। तो देखिए इसमें बोला है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो है। अब सी, निर्वात की परम वैद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात की परम वैद्युतशीलता होती है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें पे, विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। ए, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश तक। बी, ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश तक। सी, अनियंत्रित। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश तक। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप कोई एक सर्किट बनाते हैं परिपथ, तो उसमें आपने बैटरी लगाया होगा। तो बैटरी जब लगाते हैं तो देखते हैं कि बैटरी में करंट जो फ्लो करवाते हैं आप धारा, तो उसका निशान आप पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं तो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो वही इसका एक होता है उदाहरण कि ऐसे ही हमारी जो विद्युत धाराएं होती हैं ऐसे ही फ्लो करती हैं। देखिए दोस्तों, ये प्लस से जाती हुई दिख रही है और माइनस में अंदर एंटर कर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14वां, 3 सेकेंड में किसी तार से होकर 30 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो तार में प्रवाहित धारा है। ए, 3.3 एम्पियर। बी, 10 एम्पियर। सी, 30 एम्पियर। डी, 20 एम्पियर। इसका आंसर होगा 10 एम्पियर। देखिए कहना क्या जा रहा है कि 3 सेकेंड में कि कोई तार है उसमें 30 कूलाम का आवेश हम प्रवाहित करवा रहे हैं 3 सेकेंड के लिए, तो उसमें अब धारा कितना प्रवाहित होगा। तो इसका सूत्र देखिए क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। Q बराबर IT, जहाँ Q होता है वो आवेश होता है और I जो होता है वो धारा होती है और T जो होता है वो समय होता है। हमें निकालना क्या है, I मतलब करंट जिसे कहते हैं धारा। I बराबर Q अपॉन T हो जाता है। अब हम मान रख देते हैं। Q का मान देखिए हमें दे दिया है यहाँ पे 30 दे दिया है कूलाम, और जबकि समय जो है 3 सेकेंड दे दिया है, तो हम उस जगह मान रख देते हैं 30/3, तो करते हैं तो 10 आता है कट के, तो I बराबर 10 एम्पियर। तो इसका आंसर होगा 10 एम्पियर। तो आंसर नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वें पे आते हैं। 50 वाट के 10 बल्बों को यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तब 1 माह मतलब 30 दिन में किलोवाट घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। ए, 1500। बी, 15,000। सी, 150। डी, 1,50,000। तो इसका आंसर होगा सी, 150।
150 जिसे कहते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है कि 50 वाट की एक बल्ब है। मान लीजिए एक कोई बल्ब आपके घर में लगी हुई है, वो 50 वाट की है। अब ऐसे ही बल्बें आपके पूरे घरों में 10 लगी हुई हैं। तो आपका एक बल्ब का जब 50 वाट ले रहा है, एनर्जी खपत कर रहा है, तो पूरे बल्ब की कितनी खपत हो गई? 500 वाट। अब वो कह रहा है कि प्रतिदिन 10 घंटे वो बल्ब जलती हैं। हर एक बल्ब जो है, मतलब कि पूरी बल्बें 10 घंटे मात्र जलती हैं, एक बल्ब 10 घंटे। तो अब और उन बल्बों को 30 दिन तक जलाया जाता है, 10-10 घंटे पर डे। तो अब उसकी एनर्जी खपत कितनी आती है? और जो ये किलोवाट घंटा दिया है, हम 1 किलोवाट घंटे को ही 1 यूनिट कहते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है विद्युत ऊर्जा। एनर्जी जो होती है ई बराबर होती है P इंटू टी, जहाँ एनर्जी खपत होती है, और P जो होता है आपका पावर हो गया जो वाट में निकलता है, और टी जो होता है समय। तो देखिए कैसे, P जो होता है वो 50 वाट की एक बल्ब है, और कुल 10 बल्ब लगी हैं, तो कितने हो गए? 500 वाट पूरे घर में लगा हुआ है। और टी समय निकालना है, तो पर डे 10 घंटे हम जला रहे हैं बल्ब, और 30 दिन के लिए हमको जलाना है, पता करना है, तो 300 घंटे हो गए ये। तो एनर्जी अब उन दोनों को हम रख देते हैं सूत्र में। ई बराबर हो गया P की जगह 500 गुणे 300, तो आया कितना? 1,50,000 वाट आवर आया। और हमें निकालने के लिए क्या कहा है? किलो वाट आवर। तो किलो में मतलब कि 1000 से हम इसमें भाग दे देंगे, तब जाके हमारा किलो निकलेगा। तो 1000 से जब भाग देंगे तो 150 किलो वाट आवर में बनेगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 150 किलो वाट आवर सी। या बोल सकते हैं 150 यूनिट। जो आपके घरों में यूनिट आती हैं तो इस ऐसे ही आती हैं, उन्हें ही कहते हैं हम 150 यूनिट या 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर, जिससे हम कह सकते हैं 3.6 गुणे 10 के घाते 5 6 10 के घाते 6 जूल। 16वां, एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलम चार्ज स्टोर करता है, उसकी धारिता क्या होगी? ए 0.6 फैरड, बी 0.024 फैरड, सी 0.24 फैरड, डी 0.5 फैरड। तो इसका आंसर होगा बी 0.24 फैरड। देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है कि कोई एक कैपेसिटर है, मतलब कि संधारित्र है। अब उसको हम 5 वोल्ट पर 5 वोल्ट उसको दे रहे हैं, और 5 वोल्ट पर वह 0.12 चार्ज स्टोर कर रहा अपने अंदर। कैपेसिटर का यही काम होता है कि चार्ज को स्टोर करना, और वो हमेशा के लिए स्टोर नहीं करता, वो क्षणिक भर के लिए स्टोर करता है, मतलब कि उसको अपने अंदर रखता है। तो अब वो 5 वोल्ट का हम दिए उसको कुछ समय के लिए, अब वो 0.12 वोल्ट कूलम चार्ज स्टोर कर लेता है। तो अब बताइए उसके अंदर धारिता कितनी हुई? तो हमें निकालना क्या है? सी। अब देखिए यहाँ पे हमें भी दे दिया है और क्यू दे दिया है, तो अब निकालेंगे कैसे? तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, Q बराबर होता है सी भी। ये सूत्र आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो Q बराबर सी भी, तो C हमें निकालना है, तो C बराबर Q अपॉन भी। तो Q की जगह रखते हैं 0.12 और V की जगह रखते हैं 5, तो आया आंसर 0.024 फैरड इसका आंसर। तो इस हो जाएगा B। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैपेसिटर मतलब संधारित्र की जो मात्रा होती है, मात्रक होती है, वो होती है F से प्रदर्शित करते हैं, उसे फैरड कहते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन में 1 नंबर के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि संधारित्र की क्या होती है मात्रा, तो उसे कहते हैं फैरड। और जो हमारे ये इंडक्टर होता है, जिससे हम इंडक्टर जो होते हैं हमारे, उनका जो होता है उनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये आप हमें कमेंट में बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दी जाए, तब तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए 3 गुना, बी 9 गुना, सी 1/9 गुना, डी अपरिवर्तित। तो इसका आंसर होगा 9 गुना। इसमें देखिए कहना क्या चाह रहा है कि कोई तार है, मानक तार मान लीजिए कि कोई 1 मीटर का आप तार लिए हैं, या कोई एक्स मान लीजिए, आप उसके आयतन में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, कि मतलब कि समझ लीजिए कि अगर वो 9 केजी का है तो 9 केजी का रहेगा, अब उसके में कोई परिवर्तन नहीं करे, बस उतने ही केजी का रखे हैं, समझ लीजिए एक चीज़। तो अब वो 1 मीटर लंबा तार है, अब उसको आप खींच के 3 गुना बढ़ा दिए, मतलब कि अब उसको आप खींच के तार को आप
3 गुना मतलब कि 3 मीटर का कर दिए। तो आप जब उसको खींचेंगे कोई चीज़ को तो उसकी जो मोटाई होगी वो कम होती चली जाएगी पर लंबाई बढ़ेगी। तो वही चीज़ इसमें करा कि अब उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो आपको हमने सूत्र भी बताया है। तो देखिए आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, इसका सूत्र है। तो इसे हमने पहला मान लिया। पहला जब मतलब कि मानक तार जो पहला था जब उसकी लंबाई नहीं खींची गई थी तब ये आर रेजिस्टेंस था, तो उसका सूत्र हो गया आर बराबर रो एल अपॉन ए। अब आयतन जो है स्थिर है। अब लंबाई उसने क्या कहा कि लंबाई को 3 गुना पहले की लंबाई से 3 गुना खींच दिया गया। जब पहले से लंबाई से 3 गुना मतलब इस समय की लंबाई एल डैश है और पहले की लंबाई एल थी तो उससे 3 गुना खींच दिया है। तब उसका जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे कहते हैं हम क्षेत्रफल जो कहते हैं वो तब 3 गुना घट जाएगा। तब 3 गुना जो बढ़ेगा तब ये घट जाता है 3 गुना, ये भी आपको बता दें। तो ए डैश जो होगा वो ए अपॉन 3 हो जाएगा। तो अब हम उन सूत्र में रखते हैं आर डैश बराबर आर डैश जो है ये नया वाला रेजिस्टेंस हो गया। तो रो एल डैश अपॉन ए डैश। तो आप लोग सोच रहे हैं कि रो का क्यों नहीं बदला गया। तो देखिए दोस्तों रो जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो एक ही धातुओं के लिए जो होता है एक ही पदार्थ के लिए वो समान होता है पर अलग अलग के लिए असमान। तो इसमें कहा गया कि उसी धातु को खींचा गया तो धातु चेंज नहीं हुई, चालक चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए रो का मान नहीं चेंज हुआ। तो रो के बदलना कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो अब हम मान रखते हैं एल डैश की जगह 3L और ए की जगह ए डैश की जगह पे ए अपॉन 3। अब 3 को हमने ऊपर ले गए तो देखिए 9 हो गया, 9 रो एल अपॉन ए। तो ये देखिए रो एल अपॉन ए जो पहला ही था आर था तो आर आ गया। तो यहाँ पे आर डैश जो हो गया वो पहले के रेजिस्टेंस से 9 गुना ज़्यादा हो गया, मतलब 9 गुना ज़्यादा प्रतिरोध हो गया। तो ये देखिए इसका प्रूफ है पूरा। तो आपके लिए मैंने किया ये चीज़। तो 17वें का आंसर बी होगा, जिससे आप आगे वाले सूत्र में भी और बहुत सारे क्वेश्चन में ये सब आते रहते हैं। देखिए इस सूत्र पे हम कम से कम 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश रहता है। ए बदलता, बी समान, सी बढ़ता, डी घटता। इसका आंसर होगा बी समान रहता है। कोई बंद परिपथ है तो उसमें अगर कोई चीज़ नहीं लगा होता तो उसमें वोल्टेज और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो समान होता है बंद परिपथ में। क्वेश्चन नंबर 19वां, मीटर जो विद्युत धारा मापता है डैश कहलाता है। ए वोल्ट मीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी अमीटर, डी लैक्टोमीटर। इसका आंसर होगा अमीटर। दोस्तों देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो हम लोग विद्युत धारा मापते हैं तो आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या कॉलेज या स्कूल लाइफ में बहुत देखा होगा अमीटर, वोल्ट मीटर ये सब देखा होगा। तो जो अमीटर होता है वो आपको वो ये करंट नापता है, धारा नापता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज नापता है। और रेजिस्टेंस नापने के लिए भी अब तो नए नए आ गए हैं मल्टीमीटर आ गए हैं जिसमें आप वोल्टेज, करंट और AC DC सबको आप नाप सकते हैं, धारा नाप सकते हैं और AC धारा, DC धारा, AC करंट, DC करंट, रेजिस्टेंस ये सब नाप सकते हैं। नहीं तो आज जो एनालॉग होते हैं उसमें ऐसे होते हैं कि कुछ कि जो आप बस AC को AC में ही नाप सकते हैं, DC को DC में ही नाप सकते हैं ऐसे। और इस समय डिजिटल में आ गए हैं नए जिसमें सब नाप सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती हैं। ए उनके सतहों के क्षेत्रफल पर, बी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, सी दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर जानने से पहले जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में इस पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा और हो सके तो इस वीडियो का मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूं, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इस वीडियो का पूरा PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें आप लोग, और पूरा से पूरा वीडियो हमारा देखें जिससे हमें भी हौसला मिले कि आपके लिए और से और अच्छे वीडियो मैं लेके आऊँ जिससे आपको प्रतियोगिता में दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर हो डी उपरोक्त सभी। उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, बी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, सी दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर।
तो देखिए कैसे है कि आप लोग ने ये देखा होगा कि संधाई, इसका सूत्र आप लोगों ने देखा होगा। इसका सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। इसका सूत्र जो है आप लोग लिख लीजिएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात की परम वैद्युशीलता होती है, उसका मान 1 होता है। और जबकि एप्सिलॉन आर जो होती है, जो आप संधारित्र रखते हैं, तो संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। उन प्लेटें जो होती हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, उनके बीच में कोई माध्यम रखते हैं। तो जो माध्यम रखते हैं एप्सिलॉन आर उन्हीं का काम करता है। तो जो माध्यम होता है, माध्यम का परम वैद्युशीलता जो होती है वही मान रखा जाता है एप्सिलॉन आर की जगह। अब रही ए अपॉन डी। ए जो होता है वो उनका क्षेत्रफल होता है। जो क्षेत्रफल ये मतलब नहीं होता है कि आपका पूरा संधारित्र का क्षेत्रफल, उनकी प्लेटों का क्षेत्रफल नापा जाता है। उनकी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है तो होता है। और डी जो होती है उन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी होती है। तो इसीलिए इसका सूत्र तीनों होगा, तीनों इसका होगा। तो इसलिए आंसर नंबर डी। थैंक्स दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और पूरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।